वी आर गोइंग टू लर्न इनकम टैक्स एक्ट 1961। कम से कम नाम याद हो रहा है? क्या नाम है बताओ? पक्का इनकम टैक्स एक्ट 1961 है? पक्का 1961 ही है? वेरी गुड, ठीक है ना। अमेंडमेंट कब हुआ है? लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ है? फाइनेंस एक्ट 2024। 2024 का जो अमेंडमेंट है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल होता है? फाइनेंशियल ईयर 24-25। 24 में अमेंडमेंट हुआ ना? 24 में मतलब बजट 2000 फेब में बजट आता है, फर्स्ट फेब पे बजट आया होगा, फेब और मार्च में झगड़ा हुआ रहेगा, पार्लियामेंट में टेबल बजाया गया होगा और 1 अप्रैल से ये बजट एप्लीकेबल किया गया होगा। 1 अप्रैल कौन सा? 1 अप्रैल 2024। समझ में आ रहा है कहां तक जाएगा ये? 2025, 31 मार्च 2025। इस पूरे साल में 24-25 में जितना भी आप कमाओगे उसके ऊपर टैक्स का असेसमेंट कब होगा? जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा और नया साल चालू होगा। नया साल कब चालू होगा? 1 अप्रैल 2025, ठीक है ना। दैट इज नोन एज योर असेसमेंट ईयर, बिगिनिंग ऑफ असेसमेंट ईयर। तो 1 अप्रैल 2025 पे आप लोगों का व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का स्टेटस क्या होगा? अप्रैल फूल 2025। यू फूल्स, ये क्या लिखेंगे? हैप्पी असेसमेंट ईयर 25-26, बिकॉज दैट्स अ न्यू बिगिनिंग, न्यू पॉसिबिलिटीज, and it is going to be the memorable year whether you like it or not. That's the first official year of Elite Gurukul. So it's not a normal assessment year. So we are getting prepared for financial year 25-26. We should be emotionally, financially, mentally capable human beings. We should be deserving candidate to be a part of Elite Gurukul. Without income tax, you cannot stand any chance in growth part. हमारे ग्रोथ में आप नहीं, सर्वाइवल में आप हो लेकिन ग्रोथ में आपका कोई काउंटिंग नहीं होगा if income tax is not with you. So let's welcome the act to our life. Let's introduce it. Let's introduce act to ourselves. ठीक है ना। एक्ट में ना चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स एक्ट के अंदर क्या होते हैं? एवरी एक्ट विल हैव, नॉट इनकम टैक्स, एवरी एक्ट विल हैव chapters. Chapters will be subdivided into, further divided into sections. Sections will be further divided into subsections. Subsections will be divided into clauses, and clauses will be divided into sub clauses, then para, sub para, sub para, then explanation, then provisos. तो ऐसा कुछ होता है, but at least you should know the first division: the act, chapters, section, subsection, clauses, sub clauses. Again, can we go ahead with this? Act, chapters, sections, subsections, clauses, subclauses. Act, sections, subsections, नहीं गलत, act, chapters, section, subsection, clauses, subclauses. इतना तो क्लियर है। इनकम टैक्स एक्ट में या कोई भी एक्ट में इंडिया के जब चैप्टर्स लिखे जाते तो वी यूज रोमन कैपिटल नंबर्स। पहले तो रोमन नंबर पता होने चाहिए एंड देन कैपिटल नंबर पता होना चाहिए। तो ये चैप्टर आई है, ये डबल आई है और ये ट्रिपल आई है नहीं, ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और ये चैप्टर आई भी नहीं है, चैप्टर 4 है। फिर ये क्या है? चैप्टर 5। फिर ये क्या है? चैप्टर 6। और इसको क्या बोला गया? 6A, क्योंकि ये ओरिजिनली नहीं रहेगा इनकम टैक्स एक्ट में। जब इनकम टैक्स एक्ट डिजाइन किया होगा, बाद में जब उसको अमेंड करके इंसर्ट किया जाता है तो चैप्टर 6 को थोड़ा ऊपर उठाया जाता है, 7 को थोड़ा नीचे दबाया जाता है, बीच में जगह बनाई जाती है और नया चैप्टर इंसर्ट किया जाता है 6A, क्योंकि लॉजिकली वो इस सीरीज में खड़ा होना चाहिए। वैसे बनाने के लिए नया चैप्टर बना सकते थे, अगर पहले से 23 चैप्टर होते थे तो ये 24 चैप्टर भी बन सकता था, बट देन इट लूजेस इट्स रेलेवेंस। समझ में आ रहा है? आप अगर लॉ मेकर होते तो लॉ का सब्सटेंशियल पार्ट स्टार्टिंग में लिखते कि एंड में लिखते? स्टार्टिंग में लिखते ना। तो ऐसे चैप्टर 6 में जो लिखा गया है वो शायद इतना इंपॉर्टेंट था कि उसका 6th रो नंबर शुड बी देयर, लेकिन 6th इज ऑलरेडी एलोकेटेड टू सब चैप्टर, तो इसको क्या बना दिया? 6A, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही आना चाहिए। ओके, तो इसलिए अमेंडमेंट करके चैप्टर्स को वहां पे एडजस्ट किया जाता है। जैसे चैप्टर को एडजस्ट किया जाता है वैसे सेक्शंस को भी एडजस्ट किया जाता है। तो देयर इज सेक्शन 5 एंड देन देयर इज सेक्शन 6 देन देयर इज सेक्शन 5A। 5A सेक्शन, चैप्टर नहीं, सेक्शंस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। जब सेक्शन चालू हो जाएंगे तो सेक्शन 1, 2, 3, 4
4 के बाद क्या आना चाहिए, 5 के बाद क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए ना, लेकिन 5 के बाद 5A आता है, क्यों? पहले ओरिजिनल सीरीज में वो नहीं था, बाद में उसको अमेंड करके इंसर्ट किया गया तो 5A बोला जाता है। यहां तक क्लियर है? तो इनकम टैक्स एक्ट इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, चैप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, सेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू सबसेक्शंस, सबसेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू clauses, clauses are divided into sub clauses. What is the name of the act? I forgot. Name of the act, Income Tax Act 1961. Can we see how many chapters it has? ठीक है ना, नंबर वाइज यू कैन नॉट काउंट इट, काउंट आपका ज्यादा आएगा, क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हैं ना 6 और 6 से अलग अलग चैप्टर है, लेकिन हमें एटलीस्ट ये रोमन में लास्ट नंबर क्या आता है वो पढ़ने आता है क्या, देखते हैं। ये लास्ट चैप्टर है इनकम टैक्स का, ये क्या है, इसको 23 बोलते हैं, पता है ना? एक एक्स होता है उसका 10 होता है, डबल एक्स होता है तो 20 हो गया, और उसके सामने 1 2 3, तो ये क्या है 23 है। तो इनकम टैक्स एक्ट हाउ मेनी चैप्टर्स, कितना आसान है, कितने चैप्टर्स है इनकम टैक्स में, 23। हर एक्ट को कुछ ना कुछ सपोर्टिंग शेड्यूल्स लगते हैं, क्या लगते हैं, शेड्यूल्स लगते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट जहां पे एंड होता है वहां पे शेड्यूल्स लिखे गए, ठीक है। कितने शेड्यूल्स है इनकम टैक्स एक्ट में, 14 शेड्यूल्स, याद रख पाओगे? इनकम टैक्स एक्ट पहले नाम क्या है, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है ना। इसमें चैप्टर्स कितने हैं, 23, वैसे ज्यादा होंगे, ये नंबर वाइज देखने जाओगे तो 40-50 के ऊपर चले जाएंगे, लेकिन लास्ट चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर 23। 23 कैसे लिखते हैं, 2 3 नहीं, एक्स एक्स आई आई आई, ठीक है ना, मतलब रोमन में कैपिटल में 23 लिख दिया, ओके। कितने शेड्यूल्स है, 14 शेड्यूल्स है, वेरी गुड, ठीक है ना, 14 शेड्यूल्स है। कुछ कुछ शेड्यूल डिलीट भी हो चुके, बट देयर आर 14 शेड्यूल्स। आपको पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ आप लेबर लॉ में पढ़ते हो। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कैसे होता है उसका पूरा डिटेल कहां पे लिखा गया है, 4th शेड्यूल में लिखा गया है। अगर कोई बोलता है कि अनरिकॉग्नाइज्ड फंड को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, क्योंकि रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज में फर्क क्या है, इनकम टैक्स ने अगर आपको रिकॉग्नाइज किया तो आप रिकॉग्नाइज हो, इनकम टैक्स ने जब तक आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया तब तक आप क्या हो, अनरिकॉग्नाइज हो। तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि अनरिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज कैसे बनता है, तो उसको कहाँ लिखा गया है, एक रेफरेंस दे रहा हूं आपको कि इसका नॉलेज क्यों होना चाहिए। आप कभी तो आपके लाइफ में ये डिस्कशन आ सकता है ना, या मन में सवाल आ सकता है ये अनरिकॉग्नाइज और रिकॉग्नाइज में क्या फर्क है, जब हम एक्ट के अंदर जाएंगे तब, या जो लेबर लॉ पे काम करते रहेंगे उनके लिए, उनको पता भी नहीं होगा ये सब ऐसा होता है, जो लोग काम करते हैं, जो पीएफ का काम करते हैं। तो इनकम टैक्स इज हैविंग 23 चैप्टर्स एंड 14 शेड्यूल। डू यू वांट टू नो हाउ मेनी सेक्शंस इनकम टैक्स हैव? मुझे कौन सा चैप्टर खोलना पड़ेगा अगर मुझे लास्ट सेक्शन देखना है, तो लास्ट चैप्टर देखना पड़ेगा, तभी तो लास्ट सेक्शन पता चलेगा। तो लास्ट सेक्शन इनकम टैक्स का जो है वो है 298। तो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन 298 हमें पढ़ने हैं। अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है, ऑब्वियसली सिलेबस वाइज आप बात करोगे तो आप फिल्टर करके पढ़ोगे, जो आपके काम का है उतना ही पढ़ोगे। आर वी गोइंग टू लर्न एवरी सेक्शन? आंसर इज नो। कैन वी लर्न? बट यस वी कैन लर्न, लेकिन हमारे काम का सब कुछ है क्या? नहीं। सर 298 बोले तो बहुत ही आसान हो गए, एक एक महीने में 100 सेक्शन पढ़ा दो, 3 महीने में पूरा इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा। इतना आसान अगर होता तो मेरे जो कुछ पके हुए हैं थोड़े बहुत, वो पकते नहीं। 2008 से मैं इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा रहा हूं, आज तक मेरा पढ़ के खत्म नहीं हुआ। एंड आई टच दिस एक्ट ऑलमोस्ट एवरी डे, इट्स माई दिनचर्या। रोज पढ़ रहा हूं फिर भी खत्म नहीं हो रहा। तुम लोग सोचो कब तुम्हारा खत्म होगा, पहले शुरू होने दो अच्छे से। दिखने के लिए 298 है, लेकिन वैसे 750 to 800 प्लस सेक्शंस रहने चाहिए, क्योंकि 80C एक ऐसा चैप्टर है जो चैप्टर 6 से मैं आपको दिखा रहा था, उसमें नंबर तो 80 ही है। आप समझ रहे हो ना, उसमें नंबर क्या है, 80, जैसे आपको दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना, 6A, ये चैप्टर 6A है, ठीक है ना। इसमें नंबर आप देख सकते हो 80 है,
80A, 80AA, 80AB, 80AC, 80B, 80C, 80CC, 80CCA, 80CCB, 80CCC, 80CCD, 80CCE, 80CCF, 80CCG, 80CCH, 80D, double D, DDB, 80E, 80EE, 80EA, 80EB, 80F, 80FF, 80G, double G, 80GGA, GGB, GGC, 80H, double H, double HA, double HB, double HBA, double HC, double HD, double HE, double HF, 80I, IA, IAB, IAC, IB, IBA, IC, ID, IE, double J, JJA, double J, double A, 80K, 80L, 80LA, 80M, double M, N, 80O, 80P, 80PA, 80Q, 80QQ, 80QQA, QQB, 80R, 80RR, 80RRA, 80RRB, 80S, 80T, 80TT, 80TTA, 80TTB, 80U, 80V, 80VV. लेकिन सम टाइम वी विल लर्न इनकम टैक्स एक्ट चैप्टर वाइज, ठीक है। इसमें जितने भी मैंने सेक्शन बोले सारे अभी एग्जिस्टेंस में भी नहीं है। देयर इज अ सनराइज क्लॉज इन सेक्शन एंड देन देयर इज अ सनसेट क्लॉज इन द सेक्शन। सनराइज सनसेट समझता है आपको? सनराइज मतलब जब सेक्शन इफेक्ट में आता है, एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम, WEF, समझ में आ रहा है? एंड देन दे विल से दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टिल दिस डेट, सो एंड सो डेट, 31 मार्च 2024 तक ये सेक्शन वैलिड रहेगा। उसके बाद वो सेक्शन वैलिड नहीं है, तो सेक्शन में आप बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में वो सेक्शन रखना पड़ता है। क्यों? उसके ऊपर को सुप्रीम कोर्ट में केसेस चालू है, हाई कोर्ट में केसेस चालू है, तो दे कैन नॉट डिलीट फ्रॉम द एक्ट। एक्ट में रहता है लेकिन हमारी किताबों में वो सेक्शन नहीं रहता, क्योंकि वो सेक्शन टेक्निकली जा चुका है, मर चुका है, पास्ट है, इतिहास है। लेकिन कुछ इतिहास के सेक्शंस को भी हम टच करेंगे, दो अभी इट इज नॉट वैलिड, बट वी विल कीप टचिंग फ्यू सेक्शंस ऑफ इतिहास, क्योंकि उससे सीखने जैसा कुछ तो होगा। लाइफ में तो सीखने जैसा कुछ होगा ना, समझ में आ रहा है? तो विच एक्ट वी आर लर्निंग, प्लीज टेल मी। इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट? It is divided into 23 chapters and 298 sections supporting with 14 schedule. थोड़ा याद हो रहा है? We are into which act? Income Tax Act 1961, which is divided into 23 chapters and 298 sections with 14 schedules. क्लियर है? इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट करने के लिए यहां पे जब मैं ड्रॉप डाउन एरो करूंगा, यहां पे नहीं, मुझे अलग से एक, ये आपको दिख रहा है? आपको न्यू इसमें क्यों नहीं ओपन हो रहा है? इधर से आए। इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे समझो हमारे गुरुकुल में मैं एक्ट हूं, मैं मेन प्रोविजन, लेकिन फिर मैंने पावर चीफ ऑफिसर्स को दे दी, नियम तुम बनाओ, लेकिन नियम ऐसे बनने चाहिए। तो एक्ट कभी कभी फ्रेमवर्क देता है। जैसे एक्ट में एक सेक्शन है 139, क्या सेक्शन है? 139 बोलता है कि आप एक काम करो, इनकम टैक्स रिटर्न हर साल फाइल करो। सेक्शन 139 क्या बोलता है? ITR या ROI। ROI मतलब रिटर्न ऑफ इनकम और ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। आप हर साल रिटर्न फाइल करो, ऐसा लिखा है इधर 139 में लिखा है। कौन फाइल करेगा, ड्यू डेट भी सब कुछ वहां पे लिखा है। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म कैसे दिखेगा, क्या इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में इनकम टैक्स डिमांड करेगा, वो एक्ट में किधर भी मेंशन नहीं किया। ओके, तो वो कहां पे मेंशन करते हैं? यूजुअली रूल्स में। समझ में आ रहा है? कभी कभी रूल्स मेंशन करने के बाद कुछ तो रह जाता है, हेलो, कुछ रह जाता है। तो पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग क्या करते थे? राजा को अगर अपनी प्रजा को बताना है तो अपने सेनापति को एक वो लेटर, पता है, एक लेटर लिखा जाता था, उसके नीचे राजा का सील लगा रहता था, फिर उसको फोल्ड किया जाता था, राजपत्र जिसको हम बोलते थे, ठीक है ना। और वो फिर अपने शहर में आएगा, नगाड़ा बजाते थे, सारे लोग जमा हो जाते थे, फिर वो जो राजा ने पत्र दिया था वो ओपन करेगा और वो एग्जैक्टली वही पढ़ेगा जो राजा ने लिखवाया। अपनी मन से नहीं बताएगा आई थिंक राजा वांटेड टू से दिस, यू डोंट थिंक, यू जस्ट से व्हाट इज रिटन।
ठीक है ना। तो एक्ट बन गए, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल बन गए। रूल्स को हम क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव रूल। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो एक्ट को सपोर्ट करते हैं। समझो एक्ट प्रिंसिपल है, रूल आर्टिकल। समझ में आ रहा है? तो सपोर्टिव रूल्स बनते हैं, क्योंकि हर एक चीज एक्ट नहीं बोल सकता, हर एक चीज एक्ट नहीं कर सकता, नहीं तो एक्ट बहुत वाइड हो जाएगा। अच्छा, एक्ट और रूल्स में आप जब थोड़ा पार्लियामेंट्री डिस्कशन में हम जाएंगे, पार्लियामेंट मतलब समझते हो ना कि कानून बनता कैसे है, तो उसमें रूल्स में मॉडिफिकेशन लाने के लिए बहुत आसान प्रोसीजर है, और एक्ट में मॉडिफिकेशन लाने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। एक्ट में अगर मॉडिफिकेशन लाना है तो करंट रनिंग गवर्नमेंट को प्रपोजल देना पड़ता है, फिर अपोजिशन उसको अपोज करती है। दिस इज हाउ इट गोज। लेकिन रूल्स में अगर मॉडिफिकेशन करना है तो ये लोग रातों रात रूल्स बदल देते हैं, सारे पार्लियामेंट में टेबल हो जाता है, अगर किसी ने आवाज उठाई तो रूल में मॉडिफिकेशन होगा, किसी ने आवाज नहीं उठाई तो 30 डेज में वो रूल लॉ बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो आसान क्या है, क्या चेंज करना आसान है? रूल। तो आपको अगर पता होगा, आप शायद आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप उतने पुराने नहीं हो, मैंने कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ के सीए फाइनल का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, और सेकेंड अटेम्प्ट जब दे रहा था तो मुझको कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना पड़ा, क्योंकि उस पीरियड में कंपनीज एक्ट चेंज हो गया। अब 1956 और 2013 में मेजर डिफरेंस ये है, 1956 में मतलब पुराने कंपनीज लॉ में मैक्सिमम चीजें एक्ट में लिखी गई थी, रूल्स में बहुत कम चीजें लिखी गई थी। तो 2013 में आते आते उनको अक्कल आ गई, एक्ट बदलना बहुत डिफिकल्ट होता है, रातों रात क्या चेंज हो सकता है? रूल्स। तो उन्होंने अभी क्या किया, कंपनी एक्ट 2013 का अगर आप लॉ अगर देखोगे, अगर आप लोगों ने पढ़ना चालू किया होगा, आनंद साहब देखो कहां पर चालू करोगे आप, ठीक है ना, तो उसमें लिखा होता है, सेक्शन में लिखा होता है, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शंस विल अप्लाई एज प्रिस्क्राइब्ड। वर्डिंग क्या लिखी जाती है? एज प्रिस्क्राइब्ड। जहां पे ये शब्द मिलेगा आपको एज प्रिस्क्राइब्ड, तो आप समझो उसके लिए लॉ ने नहीं बताया कि काम कैसे करना है, अब उसके लिए क्या बनेंगे? रूल्स। तो कंपनीज एक्ट में सेक्शन कम है और रूल्स ज्यादा है। इनकम टैक्स में वैसा नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स भी 1961 वाला है। जब नया इनकम टैक्स एक्ट बनेगा, कभी ना कभी बनेगा, जैसे नया जीएसटी बना, ठीक है ना, तो नया जो इनकम टैक्स आएगा जिसका नाम डीटीसी होने वाला है, डायरेक्ट टैक्स कोड, उसमें एक्ट में कम कवरेज होगा, और जो चीजें बार बार चेंज होती है उसको वो लोग कहां पे शिफ्ट कर देंगे? रूल्स में शिफ्ट कर देंगे। इनकम टैक्स के रेट्स हर साल चेंज करने पड़ते हैं, इसलिए वो इनकम टैक्स एक्ट में है ही नहीं। उसमें लिखा है रेट्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय फाइनेंस एक्ट, मतलब मैं नहीं बताऊंगा इनकम टैक्स के रेट क्या है, आप जाओ फाइनेंस एक्ट में जाके देखो, बजट में जाके देखो। समझ में आ रहा है आपको? तो दैट इज आल्सो, रूल्स आर आल्सो नोन एज सबऑर्डिनेट लॉ। सबऑर्डिनेट समझता है आपको? जूनियर। लेकिन कभी एक्ट को रातों रात चेंज करना पड़ता है, कभी रूल्स को रातों रात चेंज होता है, कभी देश में सिचुएशन आ जाती है जहां पे आपको इमीडिएटली कुछ चेंज लाना है, इमीडिएटली। यूजुअली इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनकम टैक्स अभी मैच्योर्ड लॉ हो चुका है ना 1961 से, तो इसमें ऐसा रातों रात चेंज करने ऐसा थोड़ा मैच्योर्ड है। जीएसटी अभी छोटा बच्चा है, चंचल है बहुत, तो उसमें रातों रात कुछ चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन इशू किया जाता है, और नोटिफिकेशन करंट जो गवर्नमेंट होती है वो लाती है। ऑब्वियसली नोटिफिकेशन को पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है, और जब भी अगला सेशन होता है उस नोटिफिकेशन में जो भी लिखा है उसको पार्ट ऑफ द लॉ बनाया जाता है। देयर इज अ पार्लियामेंट्री सेशन, पार्लियामेंट का और अपना कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए बस। नोटिफिकेशन जब इश्यू होता है तो उसको हम भारत का राजपत्र बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोला जाता है ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया। कुछ लोग गजेट बोलते हैं, कुछ लोग गजेटे बोलते हैं, आपको जो बोलना है वो बोलो, है तो वही चीज, ठीक है ना। भारत का राजपत्र, क्योंकि अभी कोई राजा तो है नहीं, तो जो भी राजपत्र इश्यू होगा वो किसका होगा? भारत का होगा, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे ये नोटिफिकेशन बहुत सारे इश्यू होते हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन की एक वेबसाइट है ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन मुझे आपको खाली आइडिया ये देना था, यू डोंट स्टडी इनकम टैक्स एक्ट अलोन, आप इनकम टैक्स एक्ट के साथ उसके रूल्स पढ़ते हो, उसके नोटिफिकेशंस पढ़ते हो, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड सर्क्यूलर। यहाँ पे दिख रहा है आपको इस साइड में, इज समथिंग कॉल्ड सर्क्यूलर। सर्क्यूलर मतलब सर ये एक्सटेंशन बीच में आया था, आपको याद आ रहा है?
10A 10AB ये ट्रस्ट का एक कोई फॉर्म है, वो भरने का क्या आया था, एक एक्सटेंशन आया था। ये सर्कुलर जो इशू होता है ना, ये सर्कुलेशन के लिए होता है। सर्कुलर वर्ड से क्या वर्ड याद रखने का, सर्कुलेशन। नोटिफिकेशन मतलब चिल्ला चिल्ला के नगाड़ा बजा के सबको बताते हैं, तो नोटिफिकेशन कम्स फॉर होल पब्लिक एट अ लार्ज, सर्कुलर कम्स फॉर इंटरनल सर्कुलेशन। नोटिफिकेशन इज एज गुड एज लॉ, बाइंडिंग ऑन ऑल। समझ में आ रहा है? बाइंडिंग मतलब राजा का आदेश है, वो आपका चॉइस नहीं है फॉलो करना है कि नहीं करना है। सर्कुलर किस लिए निकाला गया था, इंटरनल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों के लिए निकाला गया था। पब्लिक उसको फॉलो करे या नहीं करे, किसका चॉइस है, पब्लिक का है। पब्लिक चैलेंज भी कर सकता है सर्कुलर को, आइडियली करना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स जो करना है और आप जो करना है एक ही चीज होनी चाहिए ना। आप एक्स करोगे, इनकम टैक्स वाले वाई करेंगे, तो एक्स वाई हो जाएगा, वो नहीं करना है ना। इनकम टैक्स जो करना चाहते हो वही आपको करना चाहिए। लेकिन कभी कभी सर्कुलर अगर हमारे अगेंस्ट आए, एसएससी के अगेंस्ट आए, तो एसएससी को चैलेंज करने का राइट होता है। क्या डिपार्टमेंट चैलेंज कर सकता है, ओहो गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला, वी चैलेंज? तुमको चैलेंज करने का पावर नहीं हो। तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मामूली एम्प्लॉय हो, रोजगार हो, मजदूर हो, टेक्निकली स्लेवरी में हो, तुमको रोटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। यू कैन नॉट चैलेंज व्हाट इज सर्कुलेटेड बाय देम। लेकिन इनकम टैक्स बाहर के लोगों के लिए दे कैन चैलेंज द सर्कुलर। तो याद रखो और एक चीज, सर्कुलर्स आर ऑलवेज बाइंडिंग ऑन इनकम टैक्स ऑफिसर्स एंड नॉट बाइंडिंग ऑन एसएससी। एसएससी कैन ऑलवेज चैलेंज। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है साहब, हमें सर्कुलर क्यों पढ़ना है? ये तो डिपार्टमेंट के लोगों के लिए है। हमें सर्कुलर क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपका क्लाइंट नहीं पढ़ता। और कभी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो मैंडेटरी चीज है, वो हमें कभी कभी डिपार्टमेंट को बतानी पड़ती है कि सर आपको पता है सर्कुलर पास हुआ है। ऑफिसर को भी नहीं पता होता ना, तो ऑफिसर को हमें बताना पड़ता है, सर आपको पता है इस चीज के ऊपर सर्कुलर इशू हुआ है। ओके, तो हम इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या पढ़ते हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, एक साल आगे का है। जैसे कंपनीज एक्ट में भी ऐसा ही, आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 का है, लेकिन कंपनीज एक्ट के रूल्स 2014 के हैं। ओके, जीएसटी का वैसा नहीं है, जीएसटी के रूल्स और एक्ट दोनों साथ नहीं है, तो दोनों 17 के। फिर और क्या पढ़ेंगे? कुछ नोटिफिकेशंस पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? कुछ सर्कुलर पढ़ेंगे। ये हो गया लॉ। अब लॉ को चैलेंज किया जाता है कोर्ट्स में, ऑब्वियसली कभी ना कभी क्योंकि जो लॉ बना रहे वो भी परफेक्ट नहीं है। आप परफेक्ट हो, मैं परफेक्ट हूं, गुरुकुल परफेक्ट है, भगवान परफेक्ट है, कौन परफेक्ट है? कोई नहीं। तो मेरा इनकम टैक्स एक्ट भी परफेक्ट नहीं है। तो बहुत बार आपके मन के अंदर ऐसा आएगा, जब मैं आपको लॉ पढ़ाना चालू करूंगा, आपके मन के अंदर ऐसा आएगा कि अगर मैं लॉ मेकर होता तो मैं ये प्रोविजन हटा देता, और मैं ये हटा देता, या मैं ऐसे लिखता, तो ये क्या बन जाता? परफेक्ट। आपको उतना फील होगा दैट अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते, आप निर्मला सीतारमन होते, तो पहले आप ये प्रोविजन निकाल देते, ऐसा आपको लगेगा, और वो सही भी है। फिर आपके मन में आएगा, जब मेरे जैसे शेमड़े बच्चे को इतना अक्ल है तो उनको क्यों नहीं है? क्योंकि ये लॉ परफेक्ट लॉ नहीं है। प्लीज एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर लॉ, इट्स इनपरफेक्शन। और उसी के लिए तो हर साल अमेंडमेंट आते हैं, जितना एरिया उनको दिखते जा रहा है उतना वो चेंज करते जा रहे हैं। क्योंकि उनके पास खाली इनकम टैक्स एक्ट नहीं है ना, उनके पास हजारों एक्ट है जिनको उनको बदलने हैं, उसमें का ये एक। और उनका भी कैसा है, लोग भर रहे हैं ना टैक्स, भले वो इम्परफेक्ट है, लेकिन लोग टैक्स भर रहे, चल रहा है ना, अपना दुकान चल रहा है ना, तो चलने दो। लेकिन उनका दुकान चलाने के चक्कर में हम बच्चे लोगों को इतना प्रोविजन याद रखना पड़ता है, वो उनको नहीं पता। तो मैं चाहता हूं ये पूरा इनकम, गवर्नमेंट अगर मेरी बात सुन रहा है तो मैं चाहता हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सीए इंटर का जो पेपर आता है उन सबका टेस्ट लो और रिजल्ट पब्लिकली लॉन्च करो। 90% से ज्यादा इनकम टैक्स ऑफिसर फेल होंगे, लिख के ले लो। हमारे सीए इंटर के बच्चे पास होंगे लेकिन ऑफिसर्स फेल होंगे, ऐसा एक्ट है। और फिर उनको रियलाइज होगा कि अरे बहुत कुछ चेंज करना चाहिए, जो अभी तक उनको रियलाइज
नहीं हो रहा है क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे उस इंटेंसिटी से जिस इंटेंसिटी से हम पढ़ते, लाइन बाय लाइन, पैरा बाय पैरा वी रीड, एंड दैट्स द रीजन समटाइम वी अंडरस्टैंड अरे ये फालतू में लिखा है, ये नहीं लिखते तभी भी चल जाता। लेकिन प्लीज एक्सेप्ट दिस लॉ इज नॉट अ परफेक्ट लॉ। और इसी के साथ आप भी, आप लोगों की पर्सनालिटी में लाइफ लेसन ना, कुछ तो मुझको उसके ऊपर भी बात करनी है। आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है? आप पूरी जिंदगी इम्परफेक्ट रहते हो, पूरी जिंदगी। हाँ देखो जैसे माने साहब पूरी जिंदगी इम्परफेक्ट रहते हैं, एंड देन दे एक्सपेक्ट कि मेरे आजू बाजू में सब लोग जो है वो क्या होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। मैं किसी के नहीं सुनूंगा लेकिन मेरे सब सुननी चाहिए। ऐसा होता है क्या लाइफ में कभी? आप जो सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो, पहला किससे एक्सपेक्ट करना चाहिए? एवरीबॉडी लव द क्लीन सिटी, देन स्टॉप थ्रोइंग गार्बेज। नहीं नहीं बाकी लोग फेंक रहे हैं, बाकी लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, आप कम से कम मत करो। डू यू वांट पीपल टू लाई टू यू? लोग आके आपको चुना लगाए, झूठ बोले आपको, हाँ आपको फंसाए, आपसे धोखा करे, चाहते हो आप? नहीं तो आप क्या करो? दूसरों को फंसाना, दूसरों को धोखा देना, दूसरों को अंधेरे में रखना बंद करो। नहीं नहीं हम कैसा सच बोलेंगे, वो भी झूठ बोलते तो मैं झूठ बोलता। अरे तू स्टार्ट कर, मैं उनको नहीं बोल सकता स्टार्ट करने, तू स्टार्ट कर। यू शुड स्टार्ट ना, वॉट एवर चेंज यू वॉन्ट इन वर्ल्ड इट शुड स्टार्ट विद इन यू। बिकॉज बाहर वालों को जाके तो मैं चेंज ही नहीं कर सकता, जैसे आप लोगों को मैं कहां चेंज कर पा रहा हूं। मैं तो चाहता हूं आप सारे प्रोफेशनल बनो, मैं आप चाहता हूं कि सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, मैं चाहता हूं सारे बिजनेसमैन बनो, मैं चाहता हूं, लेकिन आप कहां चाहते हो? आपको तो इंस्टाग्राम चाहिए, आपको तो मोबाइल चाहिए। मैं आपको बोलता हूं सोचो, लिखो, ड्रॉ करो, आप कहां ड्रॉ करते हो? मजाक लगता है आपको हर एक चीज, या आप सीरियसली नहीं लेते। ये प्रॉब्लम मेरा है कि आपका है? मेरा है, आपका नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से आपको बता नहीं रहा हूं, इसलिए आप अच्छे से सुन नहीं रहे। आपका प्रॉब्लम नहीं, आप बहुत अच्छे हो, आपकी टीचर खराब है। शिष्य में प्रॉब्लम कभी होता ही नहीं। और ये मजाक सार्केस्म इसलिए नहीं बात कर रहा हूं मैं, मेरे में प्रॉब्लम हमेशा था। वो तो माता था जिसने मुझे बदला, मेरी तो चॉइस ही नहीं थी। तो आप लोगों को भी आपकी चॉइस थोड़ी ना क्या है यहाँ पे आके बदलने का, वो तो जबरदस्ती मुझे करवाना पड़ेगा। आप तो चाहते हो कि आप नहीं बदलो, क्योंकि बदलने के लिए तकलीफ होती है, आप नहीं, आप कंफर्ट रहना चाहते हो। मैंने अभी बोला इनकम टैक्स के सेक्शन से याद करेंगे क्या, बताओ? देखो बैठे हो, हाँ भी नहीं बोल रहे। नहीं आपने कहा बोला हाँ, मैंने बोला लाइफ बदलते 200 घंटे दे दो मुझको, लेकिन पूरा चाहिए मेरे को 200, हाथ में मोबाइल लेके 200 नहीं चाहिए। आई डोंट वांट डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन में मेरे पास कोई मैजिकल नहीं है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कि आपका अटेंशन इधर रहे। मैं बहुत मामूली इंसान है, लेकिन आपको अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो आपको एक जगह पे कहीं पे तो फोकस रखना पड़ेगा। आप डिसाइड करो वेदर यू वांट टू टेक योर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल। बार बार ये पूछा जाएगा, डू यू वांट योर रिमोट कंट्रोल इन समवन एल्स हैंड? आप आपको कोई कंट्रोल करे, उठ बैठ चल, खाना खा मत के, ये कपड़े पहन वो मत पहन, ये कर वो कर, अच्छा लगता है आपको? तो दूसरे लोगों का रिमोट कंट्रोल आप अपने हाथ में रखोगे? इफ यू लव फ्रीडम देन स्टार्ट गिविंग फ्रीडम ना। आपको अगर फ्रीडम चाहिए तो आप पहले फ्रीडम देना चालू करो। इफ यू वांट टू लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ देन फर्स्ट स्टार्ट बिलीविंग इन इंडिपेंडेंस, नॉट योर इंडिपेंडेंस, एवरीवन्स इंडिपेंडेंस। गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है, टेक एंड गिव नहीं होता कभी। पहले देना चालू करो, फिर शायद मिलेगा, मिलने का कोई गारंटी नहीं है ना। तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आजादी दूंगा, आजादी वॉज नेवर गारंटेड। लेकिन लोगों ने खून दिया, उन लोगों को नहीं मिली आजादी जिन्होंने खून दिया, लेकिन उसके अगले जनरेशन को मिली। तो समटाइम यू कॉम्प्रोमाइज, यू सैक्रिफाइस सो दैट समवन एल्स
विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। किसी एक को जलना पड़ता है ताकि दूसरे लोगों को उजाला दिखे, लाइट दिखे, अंधेरा मिटाए। अब मेरे तरफ मत देखो कि आप जलो हम लोग अंधेरे में बैठे रहेंगे, तुम जलो ताकि आजू बाजू में उजाला हो जाए। सब मेरे पे लाके मत रखो, हाँ आप करो ना, आप हो ना, मैं अपने लेवल पे कर ही रहा हूं। मैं आप लोगों को उठने बोल रहा हूं, अभी सोए हुए हो तुम लोग, जागो, अंदर से जागो। जो जागता है ना उसको ये सब डिफिकल्ट नहीं लगता। जो सोया है ना, जो सोया है, सोया मतलब फिजिकली नहीं, इधर से जो सोया है ना, इधर से जो अपसेंट है, उसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। वो मेंटली रिटार्डेड है। रिटार्डेड समझ रहा है आपको? वीकनेस है उसको, बीमारी है कैंसर जैसी। इधर इधर खराब हो चुका है ये ऊपर से। जिंदा है करके है, ऐसा बनना चाहते हो? नहीं। तो हम अच्छे हैं, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट है। परफेक्शन के ऊपर और एक बात याद आती है, शुरू में ही बता देता हूं। एप्पल का लोगो आप सबने देखा है? चलो मेरे पास तो इंटरनेट भी है, मैं तो दिखा भी सकता हूं, आपने नहीं देखा होगा तो। ये एप्पल का लोगो है। बताइए एप्पल का लोगो ऐसा क्यों रखा गया है? एप्पल यूजर तो बताए। ये कंप्लीट होता तो क्या होता? पहले तो परफेक्ट हो जाता, वो तो मैंने अभी बोला इसलिए वो छोड़ दो। ये कंप्लीट होता ना तो ऑरेंज और एप्पल में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। ऑरेंज और एप्पल का शैडो सेम ही दिखता है, ये शैडो इमेज है ना, कलर नहीं है इसमें। ऑरेंज और रेड नहीं है, कलर होता तो हम गेस कर लेते कि एप्पल है, लेकिन शैडो इमेज है। वो शैडो इमेज आप कंफर्म नहीं बता सकते थे कि ये ऑरेंज है कि एप्पल है, तो कंफ्यूजन होता था दो फ्रूट्स में। ऑरेंज ऐसा खाता है कोई नहीं, बट एप्पल यू कैन बाइट एंड ईट, राइट? दैट्स द रीजन दिस इज केप्ट लाइक दिस। तो अभी पक्का पता चलता है कि ये एप्पल है। और मुझे नहीं पता स्टीव जॉब ने ये बोला है कि नहीं, लेकिन स्टीव जॉब का एक चेला मेरे लाइफ में जिसका नाम अंजेश है, ठीक है ना, उसका बहुत पहले से क्लियर था जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट इस दुनिया में हैं सारे मेरे पास होंगे। और ये उसने तब बोला था जब उसके पास वो स्नेक वाला मोबाइल होता है ना, वो भी नहीं था। मतलब उसके पास फोन ही नहीं था, 1000 रुपए वाला भी फोन नहीं था। तभी वो क्या बोलता था कि एप्पल के जितने प्रोडक्ट होते हैं वो सारे प्रोडक्ट मेरे पास रहेंगे। एंड टुडे इज द डे, एप्पल के सारे प्रोडक्ट उसके पास है। मैकबुक, एप्पल वॉच, ईयरबड, आईफोन, आईपैड। इनफैक्ट मेरे लाइफ का पहला आईफोन जो है, जब मैं सीए बना था, जब उसने फर्स्ट सिंगल बटन वाला टच स्क्रीन वाला फोन जो लॉन्च हुआ था, जैसे ही लॉन्च हुआ था उसने लिया था। ठीक है, जिगरा देखो उसका कितना है। रिजल्ट लगने के बाद में उसको मिला था, उसको मिलूंगा ना, साथ में रहते थे हम। पास होने के बाद उसने क्या किया पता है? उसने वो मोबाइल में से सिम कार्ड पिन से सिम कार्ड निकाला, सिम कार्ड अपनी जेब में रखा और फोन मुझे दे दिया। मतलब कल नहीं, कल मेरे लिए दूसरा फोन लेता हूं, ये वाला दे देता हूं, या तेरे लिए नया, कल नहीं, अभी ले। यू डिजर्व द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुंह दिखाई की रस्म, कि कल तक ये राम सी था, सी समझता है ना, आज राम सी ए है, ए लग गया काले आगे। तो उसने मुझे बताया था कि स्टीव जॉब का कोई एक इंटरव्यू था जहां पे ये पूछा गया था कि ये ऐसा इनकम्प्लीट क्यों है, कंप्लीट क्यों नहीं है। तो उसने जो बताया था मैं आपको बता रहा हूं। उसने बोला दो वी आर द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड ना, टेक्नोलॉजी डोमेन में, डिवाइस डोमेन में, दे आर दी बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। कोई कंपटीशन ही नहीं है, नियर बाय कोई है ही नहीं। एप्पल 1.5 लाख पे है, फिर बाकी सारे कंपनी 70,000 पे चालू हो रही है, ठीक है ना।
और जो 70,000 वाला फोन है वो एप्पल के 1.5 लाख वाले फोन से बहुत ज्यादा फीचर ऑफर कर रहा है। एप्पल में उतने फीचर्स नहीं है, तो लेस फीचर वाला फोन बहुत महंगा है, क्योंकि उसका ब्रांड का स्टैंडिंग वैसा है। तो उसने बोला था कि दो वी आर द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, बट देयर इज स्टिल एंड देयर विल ऑलवेज बी द रूम फॉर इंप्रूवमेंट, ऑलवेज। तो जब मैं आप लोगों को बताता हूं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी बनाओ, स्ट्रैटेजीज बनाओ, सिस्टम बनाओ, और फिर 3 दिन के बाद आके मैं ही बोलता हूं कि सिस्टम तोड़ो, सिस्टम को नए नए से बनाते हैं, बिकॉज आई बिलीव इन दिस, देयर इज स्टिल रूम फॉर इंप्रूवमेंट। और अब तक हमारा एप्पल कितना है पता है? हम लोगों का एप्पल, वो जो खा के बाहर गया है ना, हम उतने भी नहीं है, जो टुकड़ा बाहर निकला हुआ है। तो हमें तो इतना सब बनाना है पहले, एंड देन वी विल आल्सो से दो वी आर द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, देयर इज स्टिल रूम फॉर इंप्रूवमेंट। तो इनकम टैक्स लॉ भी कैसा है? कुछ ऐसा ही। तो इट इज द वन ऑफ द बेस्ट वर्जन ऑफ इनकम टैक्स जो आज हम पढ़ रहे 2024 में, इज वन ऑफ द बेस्ट वर्जन। जीएसटी जो आप आज फॉलो करते हो, इट्स वन ऑफ द बेस्ट वर्जन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। फॉरेन कंट्रीज हमसे रिसर्च करके लेके जाते हैं यहां से कि इनका कैसे चल रहा है, पहले वो देखते हैं। इट्स लाइक दैट, यू कैन डू पीएचडीज, यू कैन डू रिसर्च, ऐसा हमारा लॉ है। आप हजारों करोड़ कमा सकते हो इस लॉ से, 100 नहीं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ यू कैन अर्न, अगर ये लॉ आपके अंदर उतरा तो। थोड़े पकने भी पड़ते हैं, क्योंकि उतना जाने के लिए टाइम लगता है, 25-30 ईयर्स लोग लॉ पढ़ते हैं, तब जाके दे कॉल देमसेल्फ एज वन ऑफ द एक्सपर्ट ऑफ इनकम टैक्स। और एक्सपर्ट भी बोलने के टाइम पे जितने भी आज प्रेजेंट एक्सपर्ट है, आप उनका अगर स्पीच सुनोगे, बीट विनोद गुप्ता सर या गिरीश आहूजा सर, जब वो बातें करते हैं, इवन दे मेक मिस्टेक। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, मतलब उनके बुक का सीरीज चालू है 45th एडिशन, 45th एडिशन मतलब समझते हो, लास्ट 45 ईयर से वो ऑथर है। उनका टर्नओवर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में मल्टीप्लाई होता है, ओनली वन सब्जेक्ट, कितना पावरफुल है। जो ईवाई, केपीएमजी, डिलॉइट, जिनको बिग फोर बोलते हैं, दे आर बिग फोर बिकॉज ऑफ दिस 2 सब्जेक्ट्स। उनका टर्नओवर हजारों करोड़ में है इनकम टैक्स का। वो लोग जब टैक्स ऑडिट करते हैं तो 2-2, 5-5 करोड़ एक एक क्लाइंट से लेते हैं। आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको ये पता नहीं, आपको पता है, खाली किसी ने क्लियरली बताया नहीं कि आप भी डिलॉइट बन सकते हो, क्योंकि डिलॉइट भी तो कभी शुरू हुआ रहेगा ना। पहले दिन 1 करोड़ वाला क्लाइंट नहीं मिला होगा, लेकिन आप ढूंढ नहीं रहे हो, आप बिजी हो 1000, 2000, 3000 वाले। आपने कभी उतने ताकत से पढ़ा ही नहीं एक्ट कि यार मेरे को भी कोई तो ऐसा एमएनसी आए और मेरे को भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दे, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में सॉल्व करो। टेस्ला इंडिया में आ रहा है, विल यू बी अपॉइंटेड एज अ टैक्स एडवाइजर ऑफ टेस्ला? विल यू मतलब हमारी कंपनी, हमारी फर्म को मिलेगा क्या मौका? नहीं, बिकॉज वी डोंट एग्जिस्ट, वी डोंट एग्जिस्ट इन दिस ई कॉम। ये पूरा जो कॉमर्स है टैक्सेशन का, उसमें हमारा किधर भी अस्तित्व नहीं है। वो अस्तित्व बनाना है अगले 5 साल में। आप, दैट्स अ जर्नी दैट वी हैव स्टार्टेड। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस मुझे आपको लाइफ लेसन बताना था, वो मैंने बता दिया। अब सर फिर से एक्ट के ऊपर जाते हैं, थोड़ा टाइम और बचा है, अटेम्प्ट देते थोड़ा याद करने का, थोड़ा याद करने का अटेम्प्ट तो देते, देखते याद हो रहा है क्या। तो मैं यहां पे जाके सिलेक्ट करता हूं कि इनकम टैक्स एक्ट अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट, वी वांटेड टू लर्न सेक्शन वाइज। ठीक है ना, वी डोंट वांट टू लर्न चैप्टर वाइज, वी वांटेड टू लर्न सेक्शन वाइज। तो सेक्शन 1 किसी भी एक्ट का क्या होता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसको मैं मेरे भाषा में सेटा बोलता हूं, सेटा, SETA, सेटा। ठीक है ना, याद रखो, देखो याद होगा। सेटा मतलब पहला S स्टैंड्स फॉर स्कोप। इनकम टैक्स एक्ट किसको टैक्स करेगा?
नाम से गेस करो, इनकम को टैक्स करेगा ना, तभी तो इसका नाम क्या रखा है। कितना कॉमन सेंस है ना। तो जो कस्टम्स लॉ है, कस्टम्स, वो किसको टैक्स करेगा, कस्टम्स को। कस्टम्स कैसे टैक्स होगा, नालायक लोगों। कस्टम्स लॉ इंपोर्ट एक्सपोर्ट को टैक्स करता है। हर बार नाम देख के नहीं बोलने का कि वो क्या करता है, नहीं तो ऐसा मेरा नाम राम है, नाम हमेशा धोखा दे सकता है। कस्टम्स एक्ट किसको टैक्स करता है, फिर से बताओ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स, फिर से बोलो, हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विस नहीं, गुड्स इंडस्ट्री को टैक्स करता है, क्योंकि सर्विस ऐसा बोट में बैठ के इंडिया में नहीं आती। समझ में आ रहा है, सर्विस डायरेक्टली आती है, तो कस्टम्स के गेट के थ्रू अंदर नहीं आती, तो कस्टम्स वाले सर्विस को नहीं पकड़ सकते। लेकिन गुड्स कंटेनर भर के आता है, तो उसको कस्टम पोर्ट पे उतारा जाता है और फिर उसको टैक्स किया जाता है। तो एक्साइज लॉ किसको टैक्स करेगा, एक्साइज को। ऐसा होता है क्या, नहीं। एक्साइज लॉ मैन्युफैक्चरिंग को टैक्स करता है, किसको टैक्स करता है, मैन्युफैक्चरिंग को टैक्स करता है। तो वैट लॉ किसको टैक्स करता होगा, वैट लॉ को सेल्स टैक्स बोलते थे, पुराना लॉ वैट का क्या है, सेल्स टैक्स। तो वैट किसको टैक्स करता है, सेल ऑफ गुड्स को, गुड्स। अगेन आज वैट किसके ऊपर लगता है, जीएसटी आने के बाद, लिकर के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, नेचुरल गैस के ऊपर क्या लगता है, वैट लगता है। इनफैक्ट टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लगता था, लेकिन एक्साइज जब से जीएसटी आने लगा तब से उसके ऊपर एक्साइज भी चालू रखा है और जीएसटी भी चालू रखा है। मतलब यूजुअली हुआ क्या, बाकी गुड्स के ऊपर बाकी लॉ बंद हो गए और जीएसटी चालू हो गया। कुछ लॉ के ऊपर जीएसटी आया नहीं, जैसे दारू, दारू के ऊपर जीएसटी आया नहीं, तो एक्साइज और वैट लगता है। मैन्युफैक्चरिंग होता है तो एक्साइज लगता है, सेल होता है तो वैट लगता है। टोबैको एक ऐसी चीज है, वहां से निकल तो गया ही, लेकिन यहां पहुंच भी गया, लेकिन वहां से पूरी तरह निकला नहीं। मतलब पुराना लॉ भी उसके ऊपर लग रहा है और नया लॉ भी लग रहा है। समझ में आ रहा है, पुराना लॉ कैसे लग रहा है, उसके ऊपर अभी जब टोबैको की कोई भी प्रोडक्ट बनती है तो एक्साइज ड्यूटी लगती है, और सेल होता है तो जीएसटी लगती है। समझ में आ रहा है। बाकी प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, अभी मैन्युफैक्चर हो या सेल हो, क्या लगता है, जीएसटी। ठीक है ना। पेट्रोल के साथ क्या हो रहा है, पेट्रोल और दारू के साथ क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर होता है तो एक्साइज ड्यूटी लगती है, सेल होता है तो वैट। जीएसटी की दर भी नहीं है उसमें, तो एक तो जीएसटी पूरा लगा या तो जीएसटी बिल्कुल नहीं लगा। टोबैको वाले लोगों के साथ क्या हुआ, एक्साइज भी लग रहा है, मतलब पुराना लॉ भी लग रहा है और नया लॉ भी लग रहा है। समझ में आ रहा है। अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इट शुड हैव नॉट हैपन इन द कंट्री लाइक दिस। मैंने बोला ना, जीएसटी लॉ भी परफेक्ट लॉ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, जो टोबैको कंज्यूमर लोग हैं वो लोग आवाज नहीं उठा रहे, दे आर फाइन विथ इट। तो गवर्नमेंट भी बोल रहा है, दे आर नॉट लेस देन सोल्जर्स ऑफ द कंट्री, प्लीज अंडरस्टैंड, दे आर गिविंग देयर लाइफ टू द कंट्री। समझ में आ रहा है। आपको बोर्नविटा पी के आप देश नहीं चला सकते, तो आपके लाइफ में अगर कोई सिगरेट पी रहा है, टोबैको खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, वो ऐसे क्या पूड़ी बना के खा रहा है, गुटखा खा रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करो, उसके पैर पकड़ो आप, उसके वजह से देश चल रहा है। अगर वो गुटखा खाना, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, सिगार पीना बंद कर देगा, तो दूध के ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा है, वेजिटेबल्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, तो तुम लोग जो कंज्यूम करते हो उससे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता। तो दारू पीने, सिगरेट पीने वाले और अपनी लीवर और किडनी खराब करने वाले लोगों को, कैंसर से लड़ने वाले लोगों को हेट मत कीजिए, प्यार कीजिए, कभी भी मर सकते हो। और उन्होंने देश के लिए जान दी है। 10 रुपए की सिगरेट लेते, 2 रुपए का तंबाकू होता है, 8 रुपए का टैक्स होता है। कितना कंट्रीब्यूशन देते हो, तो आप उनसे हेट्रेड से नहीं बिहेव करो, कम से कम उनका इतना तो इज्जत करो कि आप टैक्स भरते हो। ठीक है ना, उतना तो इज्जत करो। ठीक है। तो मैंने आपको अलग अलग लॉ के स्कोप बताए। एक्साइज में मैन्युफैक्चरिंग टैक्स होता है, कस्टम्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स होता है, वैट में सेल ऑफ गुड्स टैक्स होता है, जीएसटी में गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई टैक्स होता है। वैसे मेरे इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स होता है। इनकम कितना सिंपल है मेरा एक्ट, बोलता है जब भी इनकम कमाओगे मैं टैक्स लगा दूंगा। दैट इज माय स्कोप एंड ऑब्जेक्ट। क्यों आया था ये एक्ट, टू टैक्स इनकम।
इनकम टैक्स क्यों? तुमको डिफिकल्ट चाहिए क्या? यू मतलब सुबह उठ के ऐसा सोच के आओ क्या कुछ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैं बताऊंगा? जो चीज आसान है उसको आसान भाषा में ही बताऊंगा ना, उसको कैसे कॉम्प्लिकेट करो? तो व्हाई इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया? टू टैक्स इनकम, इतना ही बोलना है। लेकिन एक लाइन और ऐड करना है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। सारी इनकम को ये टैक्स करता है, लेकिन एग्रीकल्चर को टैक्स नहीं करता। क्यों नहीं करता? फार्मर का करेंसी अलग है, उसका 500 रुपया 1000 रुपया अलग होता है, वही करेंसी है ना। फार्मर भी सिटीजन ऑफ इंडिया ही है ना, वो भी वही रोड यूज करता है जो हम करते हैं, तो वो क्यों नहीं टैक्स भरता? फार्मर क्यों नहीं टैक्स भरता? क्योंकि फार्म कम्युनिटी अभी भी लार्जली गरीब काउंट की जाती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में काउंट होती है। आई डू नॉट सपोर्ट दिस। मैं नहीं चाहता कि फार्मर को एग्जम्पशन मिले, मैं नहीं चाहता, ये मेरा ओपिनियन है। क्योंकि हमारे देश में ऐसे भी फार्मर है जिनके प्राइवेट जेट है। हमारे देश में अभी रिकॉर्डेड लाइन है, नहीं तो मैं नाम लेके बताता आपको। ऐसे भी लोग हैं जो एक पहाड़ पे खड़े रहते हैं, सामने का पहाड़ देखते हैं और बोलते हैं आई वांटेड टू बाय दिस माउंटेन। दे डोंट बाय लैंड, दे बाय माउंटेन। 1000 एकड़ 2000 एकड़ एक टाइम पे खरीदते हैं। उतना पैसा है हमारे देश के कुछ भले फार्मर्स के पास, और मेजोरिटी ऑफ देम आर इन पॉलिटिक्स। इसलिए नाम नहीं ले रहा, पता चला कोई बाद में बांध लेके आएगा, मेरे को ही मार देगा। फार्मर्स लोगों के ऊपर टैक्स लगना चाहिए था। शायद गवर्नमेंट को यह बोलना चाहिए था 100 करोड़ जो कमा रहा है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। 100 करोड़ के ऊपर जो कमाता है कम से कम, उससे तो लोग कोई 1000 2-2 हजार 5-5 हजार करोड़ कमा रहा है। आपको रास्ता चाहिए था ना, टैक्स की चोरी कैसे करते हैं या टैक्स कैसे बचाते हैं, रास्ता चाहिए था ना। अलग से अभी ड्रॉ करके दिखाओ, ऑब्जेक्ट में एक रास्ता है, क्या कमाओगे तो टैक्स नहीं लगेगा, तो कमाओ ना। किसी ने रोका है आपको? सर जमीन नहीं है हमारे पास, लीज पे लो। कमाना है कि नहीं कमाना पहले वो डिसाइड करो। कमाना है और टैक्स नहीं भरना है, क्योंकि आप सैलरी कमाओगे ना 1 करोड़ 40 लाख टैक्स ले लेता है गवर्नमेंट। फार्मर 1 करोड़ कमाता है, कितना लेता है गवर्नमेंट? 0। बिजनेस में अगर आप 1 करोड़ कमाओगे तो 18% जीएसटी ले लेगा पहले, मतलब 1 करोड़ 18 लाख कमाना पड़ता है। और फिर जो 1 करोड़ बचा आपके पास उसके ऊपर 40% टैक्स लेता है। नेट टू नेट आपके पास बैंक में आया 1 करोड़ 18 लाख, लेकिन बाद में बचेगा कितना? 60 लाख। एग्रीकल्चर होगा तो पूरा 1 करोड़ आपका, ना जीएसटी है ना इनकम टैक्स है। तुमको क्या लग रहा है मैं ऐसे ही बोलता है आई विल बिकम फार्मर इन फ्यूचर? हाँ, मुझे फार्मर बनना है, मैं मजाक नहीं करता। ऐसे क्या कर रहे हो? आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज हाय नमस्कारम, दिस इज राम पाटिल एंड आई एम फार्मर ऑफ द नेशन। मेरी बाकी डिग्रियां उसके सामने फीकी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है सीए डिग्री मेरी जरूरत तो पूरी कर लेगी, लेकिन शौक नहीं। मुझे अगर शौक पूरे करने हैं तो मुझे फार्मर बनना पड़ेगा। टैक्स फ्री इनकम कमाने के लिए देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप देश में रह के भी टैक्स फ्री इनकम कमा सकते हो। लीगल है कि इलीगल है? ये सही का रास्ता है कि गलत रास्ता है? सही का रास्ता है, तो जाओ, रास्ते पे जाओ। किसने रोका है आपको? कुछ लोग तो ऑलरेडी उस रास्ते पे है, ऑलरेडी फार्मिंग बैकग्राउंड से है, ऑलरेडी उनका जमीन है, उनको जाना है और सिक्योरिटी गार्ड बनना है, उनको जाना है और ओला उबर चलानी है, उनको चाइनीज की गाड़ी तो ऐसे गधे लोगों का क्या करोगे आप? मतलब जिनके घर पे सोना है और बाहर जाके भंगार जमा करने जा रहे हो। अपनी ताकत उनको रियलाइज नहीं हो रहा है हाउ पावरफुल दे आर। जो हमें बनना है ना वो ऑलरेडी है, लेकिन जो है ना उसको पता नहीं है कि वो है। इसलिए भारतम स्टार्ट किया हमने। वी आर नॉट टॉकिंग इन हवा अभी। वी हैव अ कंपनी, भारतम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। वी विल बिकम फार्मर बाय 2030, अनदर टारगेट। हमें फार्मर बनना है। आर्टिकलशिप करना चालू करो, जहां जहां मौका मिलता है थोड़ा जाके फार्मर्स के साथ काम करके समझो
कि पेड़ कैसे लगते हैं, पानी कितना देना होता है, कौन से फर्टिलाइजर यूज करते हैं, कौन से यूज करते तो प्रॉब्लम हो जाता है, नेचुरल कैलामिटीज आती है तो फार्मर्स के साथ क्या होता है, अंडरस्टैंड द साइकिल ऑफ द मानसून। तो थोड़ा चीजें पढ़ना चालू करो, आगे जाके अपने को करोड़पति अगर बनना है तो फार्म इज अ थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। तो पहला पहला वर्ड समझ में आया आपको? सेक्शन 1 में क्या लिखा है? स्कोप, जो यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको क्या स्कोप है इनकम टैक्स का। टैक्स इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, समझ में आ रहा है?